हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ रसायन चैप्टर के अंतर्गत इसके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कोलाइड के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि आप लोग इस बात से बखूबी परिचित हैं क्या कि जब किसी विलायक जैसे जल में कोई विलेय पदार्थ जैसे चीनी हम मिलाकर उसको हिलाएं तो कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि चीनी के कण यानी विलेय के कण पानी अर्थात विलायक में घुलकर इतने छोटे छोटे कणों में वितरित हो जाते हैं कि यदि चीनी के कणों को हम सूक्ष्मदर्शी की मदद से भी देखना चाहें तो भी वो दिखाई नहीं देते हैं। इसके पहले हम लोग विलयन वाले चैप्टर में इसको विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। क्लियर? तो अब यहां पर एक बात विशेष ध्यान देंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ हम मिलाएं और मिलाने पर वो समांग मिश्रण बना लें। समांग मिश्रण की मतलब पूरे विलायक में विलेय के कण समान रूप से घुल जाएं, मतलब एक समांगी मिश्रण बन जाए। तो ऐसे समांगी मिश्रण को विलयन या कह लीजिए वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इस वास्तविक विलयन की एक खूबी तो हो गई कि समांगी होता है, मतलब विलेय के कण पूरे विलायक में समान रूप से वितरित होते हैं। दूसरी बात, विलेय के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देख सकते। वास्तविक विलयन की खूबी बताई जा रही है। इसी प्रकार विलेय के कणों का अगर आकार की बात की जाए तो इनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, तभी तो सूक्ष्मदर्शी की मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं दिख रहे हैं। कणों का आकार जनरली देखा गया कि 1 नैनोमीटर से भी कम, या कह लीजिए कि 10 की घात -9 मीटर से भी कम आकार के कण होते हैं विलेय के। या अगर सेंटीमीटर में हम बताएं तो कह सकते हैं 10 की घात -7 सेंटीमीटर से भी छोटे आकार के विलेय के कण होते हैं वास्तविक विलयन के अंदर। इसीलिए इनको हम सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देख सकते। उदाहरण, चीनी प्लस जल, जैसे शरबत बना तो चीनी इसमें विलेय है यानी सोल्यूट, और जल विलायक है अर्थात सॉल्वेंट, और जो शरबत मिला वह विलयन है। क्लियर? इसी प्रकार नमक का विलयन या विभिन्न पदार्थों के विलयन हम लोग तैयार करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बहरहाल अब इसी तरह एक दूसरी बात से भी आप बखूबी परिचित होंगे कि यदि हम पानी लें, अब जैसा कि भी आपने देखा कि पानी में अगर चीनी हम मिलाकर उसको हिलाते हैं तो चीनी के कण इतने छोटे हो गए कि सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिख रहे हैं और समांगी मिश्रण बना। इसके विपरीत अब हम पानी लें किसी बर्तन में, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दें, अब उसको हिलाएं, तब हम क्या देखते हैं? तब हम पाते हैं कि मिट्टी पानी में नहीं घुलती है। मिट्टी के कण इतने बड़े रहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी तो छोड़िए, उनको नग नाक से ही हम आसानी से देख सकते हैं। और कई बार तो कण इतने बड़े होते हैं कि उस जो मिश्रण या विलयन हमने तैयार किया उसकी तली में नीचे बैठ जाते हैं कुछ कण बड़े बड़े। हल्के वाले ऊपर हो सकता है कुछ समय पश्चात एकदम स्वच्छ पानी दिखाई दे, मतलब कुछ समय पश्चात रखने पर इसमें मिट्टी के भारी कण नीचे, हल्के ऊपर, और एकदम हल्के सबसे ऊपर, यानी इसमें असमान वितरण हुआ विलेय के कणों का। पानी में जब हमने मिट्टी मिलाए तो मिट्टी के कण समान रूप से पानी में नहीं घुले हैं, अर्थात यह एक विषमांगी तंत्र है और इसमें कण इतने बड़े हैं कि उनको नग नाक से ही हम आसानी से देख सकते हैं उसमें तैरते हुए। तो ऐसे विलयन को निलंबन कहा जाता है, सस्पेंशन कहा जाता है। मतलब अब निलंबन विषमांगी होता है, हेटेरोजीनियस होता है, विलेय के कणों का आकार इसमें इतना बड़ा होता है कि नग नाक से ही आसानी से देखा जा सकता है। नग नाक का अभिप्राय है कि विदाउट हेल्प ऑफ एनी लेंस, बिना किसी लेंस की मदद के। क्लियर? अब
इसी तरह से विलय के कणों के आकार की अगर हम बात करें तो इसमें 1000 नैनोमीटर से बड़े आकार के कण होते हैं। अभी आप देखेंगे विलयन, वास्तविक विलयन जो था उसमें हमने बात किया कि विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम, यानी 10⁻⁹ मीटर से भी कम, या कह लीजिए 10⁻⁷ सेंटीमीटर से भी कम था। अब अगर निलंबन की बात करें तो निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी अधिक बड़ा है, या कह सकते हैं 10⁻⁶ मीटर से बड़ा, या कह लीजिए कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर से भी बड़े आकार के कण होते हैं। और जब विषमांगी तंत्र बनता है जिसमें कणों को आसानी से हम नग्न आंख से देख सकें, तो ऐसे विषमांगी मिश्रण को हम लोग निलंबन कह देते हैं, सस्पेंशन कह देते हैं। जैसे पानी में अगर हम मिट्टी मिलाएं तो उसका जो मिश्रण बनेगा वह एक निलंबन का उदाहरण है, सस्पेंशन का उदाहरण है। क्लियर? अब हम लोगों का आज का जो अध्ययन का टॉपिक है वो तो कोलाइड है ना भाई। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोलाइड की। कोलाइड एक्चुअली दोनों के बीच की स्थिति है। मतलब जब किसी विलय को किसी विलायक में हम डालें और उसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से तो बड़ा हो लेकिन निलंबन के कणों के आकार की तुलना में छोटा हो, तो ऐसे विलयन को ही हम लोग कोलाइडी विलयन या कोलाइड या कोलाइडी निकाय, मतलब कोलाइडल सिस्टम कह देते हैं। क्लियर? अब कोलाइड की अगर हम बात करें तो इसकी खूबी देखने में तो यह समांग लगता है किंतु वास्तव में विषमांग तंत्र होता है। जैसे अभी स्टार्च मतलब मंड, चावल जो हम लोग घर में पकाते हैं भाई, उसमें जो मंड पकाने पर बाहर उसका उबलने पर आता है लसलसा जो विलयन प्राप्त होता है, वो वास्तव में एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। उसमें स्टार्च मंड के कण जो हमारा फूड मटेरियल है, जिसको ग्रहण करने से हमें ऊर्जा मिलती है विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए, तो वो जो स्टार्च मंड के कण हैं जल में जब घुल जाते हैं तो उनके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि उन्हें कभी कभी नग्न आंख अथवा सूक्ष्मदर्शी से तो जरूर हम देख सकते हैं। जबकि अभी हमने देखा विलयन, वास्तविक विलयन में कण इतने छोटे थे कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। निलंबन में कण इतने बड़े हैं कि उन्हें नग्न आंख से आसानी से देख सकते हैं। अब कोलाइडी कण दोनों के बीच, जैसा कि हमने बताया, इसमें कणों का आकार होता है, तो इसमें हम विलय के कणों को कभी कभी नग्न आंख से अथवा सूक्ष्मदर्शी से तो जरूर आसानी से देख सकते हैं। जैसे स्टार्च का, मंड का या गोंद का जो विलयन होता है, इसी प्रकार जिलेटिन एक पदार्थ है उसका विलयन। इसके अलावा तमाम प्रकार के कोलाइडी विलयन या कोलाइड से हम लोग घिरे हुए हैं भाई। हमारा आपका जो ब्लड है, रुधिर, वह भी कोलाइड का अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार गंगा जी का पानी जिसमें रेत या मिट्टी के कण घुले रहते हैं, वह एक कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। इसी प्रकार पाउडर जो हम लोग लगाते हैं, क्रीम, पेस्ट जितने भी किए जाते हैं, जितनी भी मेडिसिन्स जनरली हैं, वो सभी कोलाइडी विलयन के ही या कोलाइड के ही उदाहरण हैं। तो हम लोग कोलाइड से अपने चारों तरफ घिरे हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर भी, जैसा कि मैंने बताया, ब्लड कोलाइड का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस प्रकार इतना सब कुछ होते हुए भी अभी तक आपको लगता रहा होगा कि कोलाइड से आप परिचित नहीं हैं। तो हम लोग दरअसल इन्हीं कोलाइड के बारे में, इनके गुण या इनके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या है, उन सब के बारे में ही इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो अब जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, कोलाइड मतलब देखने में तो यह समांग प्रतीत होता है किंतु वास्तव में यह एक विषमांग तंत्र है। वास्तविक विलयन समांग तंत्र होता है, निलंबन विषमांग तंत्र होता है, लेकिन कोलाइड देखने में लगता है कि यह समांग है किंतु वास्तव में विषमांग तंत्र होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कोई मेडिसिन सिरप के रूप में जो दवाइयां आती हैं, डॉक्टर लोग कई बार उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं क्या कि इस्तेमाल करने के पहले थोड़ा सा शेक कर लीजिएगा, हिला लीजिएगा। उस बोतल पर भी लिखा रहता है ये इंस्ट्रक्शंस। कारण क्योंकि वह एक कोलाइडी विलयन है, उसमें
कुछ समय तक अगर एक पोजीशन में रख दिया जाए तो विलेय के कण नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पेशेंट उस मेडिसिन का यूज करेगा तो केवल सोलवेंट जाएगा, सोल्यूट नहीं जाएगा, यानी उसको उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहते हैं उसको इस्तेमाल करने के पहले हिला लें। क्लियर? तो यानी कि असमान रूप से वितरित होते हैं विलेय के कण कोलाइड के अंदर, कोलाइडी विलयन के अंदर। यह एक विषमांग तंत्र है। इसके अलावा विलेय के कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों की तुलना में तो बड़ा है। वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे, उनकी तुलना में कोलाइड के कण बड़े होते हैं, किंतु निलंबन के कण जो कि बड़े आकार के हैं उनकी तुलना में कोलाइड के कणों का आकार छोटा होता है। मतलब इनसे बड़े और निलंबन से छोटे। क्लियर? अब जो कोलाइडी विलयन है उसमें हम लोग विलेय को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलेय के कणों का आकार जो रहेगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य रहता है। मतलब 1 नैनोमीटर से बड़े किंतु 1000 नैनोमीटर से छोटे, इस बीच की रेंज में होता है कोलाइड के कणों का आकार। या कह सकते हैं 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁶ मीटर के बीच, या कह सकते हैं 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के मध्य कोलाइड कणों का आकार होता है। क्लियर? अब जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि कोलाइड में, जैसा कि वास्तविक विलयन हम जानते हैं कि जो पदार्थ घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। कोलाइडी विलयन में हम लोग विलेय को विलेय नहीं बल्कि परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। इसी प्रकार विलायक को विलायक की बजाय हम लोग परिक्षेपण माध्यम नाम देते हैं उसको, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम। तो कुल मिलाकर कोलाइड में या कोलाइडी विलयन में हम विलेय को परिक्षिप्त प्रावस्था और विलायक को परिक्षेपण माध्यम बोलेंगे। तो अब कह सकते हैं कोलाइडी विलयन की अगर परिभाषा बतानी हो, नोट करना चाहे तो नोट कर लें। कोलाइडी विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बना ऐसा विषमांग तंत्र है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में इस प्रकार वितरित होते हैं कि कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य रहता है। तो इसे कोलाइडी विलयन या कोलाइड कह देते हैं। क्लियर? अब ये भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कोलाइडी विलयन से परिचय के पश्चात हम लोग थोड़ा इसके प्रकार के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। तो कोलाइडी विलयन के अगर प्रकार की बात की जाए तो कई आधार पर कोलाइडी विलयन को या कोलाइड को बांटा जाता है। एक तो यह कि किसी कोलाइडी विलयन में, जैसा कि अभी हमने बात किया कि विलेय को हम लोग परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं और विलायक को परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। ये बिल्कुल दिमाग में आप क्लियर करके बिठा लेंगे बिल्कुल इस बात को। तो जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और जो परिक्षेपण माध्यम है यानी विलेय और विलायक कह सकते हैं, इनकी जो अवस्था है मतलब ये ठोस, द्रव, गैस किस किस अवस्था में है, इसके आधार पर कोलाइड के कुल 8 प्रकार होते हैं, जिनमें से 3 मुख्य प्रकार हैं। तो कोलाइड के प्रकार परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर 3 मुख्य जो प्रकार हैं, एक है सॉल, दूसरा है पायस अर्थात इमल्सन और तीसरा है जेल। क्लियर? अब सॉल क्या होते हैं दरअसल में? तो ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था अर्थात विलेय जो है वो तो ठोस अवस्था में हो, किंतु जो परिक्षेपण माध्यम है अर्थात जो विलायक है वो जब द्रव अवस्था में होता है। मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम जब द्रव हो तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम लोग जनरली सॉल कह देते हैं। क्लियर? जैसे गोल्ड सॉल, गोल्ड का कोलाइडी विलयन, गोल्ड सोना वही जिसके जेवरात बनते हैं भाई, इसका कोलाइडी विलयन। यस, अभी कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां जब हम पढ़ेंगे वहां पर विस्तार से चर्चा होगी, इनके अनुप्रयोग की भी बात करेंगे हम लोग। बहरहाल तो गोल्ड का कोलाइडी विलयन या सल्फर सॉल है, ये सब सॉल के एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार पायस की अगर हम बात करें इमल्सन की,
तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो तो ऐसे कोलाइडी विलयन को हम लोग पायस यानी कि इमल्सन कह देते हैं। और पायस जनरली अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। अब जो पदार्थ पायस को स्थायी तो प्रदान करते हैं उन्हें हम लोग पायसी कारक कह देते हैं। जैसे दूध एक पायस का उदाहरण है जिसमें द्रव वसा जल में घुलनशील है। द्रव वसा मतलब वसा भी लिक्विड रूप में और जल भी लिक्विड रूप में, द्रव रूप में, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में है, अर्थात दूध एक पायस का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार तेल, सरसों का तेल या कोई भी खाने वाला तेल आप अपनी हथेली पर लीजिए, उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, तो जनरली तो तेल और पानी नहीं मिलते हैं आपस में, लेकिन हथेली पर लेकर जब उनको आपस में आप मिक्सअप करने का कुछ देर प्रयास करें इस तरीके से, तो कुछ समय पश्चात आप देखेंगे उसमें कुछ येलोइश या व्हाइटिश एक पदार्थ बन गया, वो इमल्सन है, वह पायस का उदाहरण है। वह भी तेल और पानी को मिलाने से बना हुआ पायस है। किसी शीशी में तेल ले लीजिए, थोड़ा पानी मिलाइए, कुछ देर मिला के शेक करिए, पायस बन जाएगा। पायस जनरली अस्थायी होता है। कुछ समय अगर इसको हम रख दें तो आप देखेंगे कि तेल और पानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब तेल और पानी के मिलने से जो पायस बना उसमें साबुन का घोल थोड़ा सा मिला दीजिए, वो उसको स्थायी तो प्रदान कर देगा। अर्थात तेल और पानी को मिलाने से बने पायस में साबुन का घोल पायसी कारक का कार्य करता है। क्लियर? अब इसी क्रम में अगर हम जेल की बात करें तो जेल में बिल्कुल सॉल्व के है, अपोजिट परिस्थिति है। मतलब इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तो द्रव रहेगी, यानी विलय तो द्रव रहेगा कुल मिलाकर, लेकिन परिक्षेपण माध्यम अर्थात विलय जो रहेगा वो ठोस रहेगा। जस्ट सॉल्व के अपोजिट। क्लियर? तो सॉल्व में परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम द्रव, पायस में दोनों द्रव, और जेल में सॉल्व का उल्टा, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था तो द्रव रहेगी लेकिन परिक्षेपण माध्यम ठोस रहेगा। इसलिए जेल जो होते हैं वो जनरली अर्ध ठोस रूप में होते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। जैसे पनीर इसका अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार जेली या पेस्ट वगैरह आते हैं, आप देखते हैं पेप्सोडेंट जेल लिखा रहता है। पेन वगैरह जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें जेल लिखा रहता है, इंक जो होती है। तो ये सब जेल के उदाहरण हैं। इनके बनाने की विधियों और अनुप्रयोग के बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। सारे वीडियोस आप जरूर देखने का प्रयास करेंगे। बहरहाल एग्जामिनेशन में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब इसी क्रम में कोलाइड के पुनः प्रकार की बात करें। अभी तो हमने प्रकार ही तो देखा, यहां पर था तो प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बात करने चल रहे हैं परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसकी प्रकृति कैसी है, जो आपस में उनमें इंटरेक्शंस होता है, अंतर क्रिया होती है विलय और विलायक में, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम में। तो इसके आधार पर कोलाइड के दो मुख्य प्रकार होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा है द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड। अब जैसा कि द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड को लायोफिलिक कोलाइड कहा जाता है, नाम से इसके क्लियर हो रहा है। द्रव स्नेही, द्रव से स्नेह करने वाला, द्रव से लगाव दिखाने वाला। द्रव मतलब विलायक, एक तरह से यहां द्रव का एक तरह से जो इंडिकेशन है, इशारा है, वो विलायक की तरफ है, यानी विलायक से स्नेह करने वाला, यानी ऐसे पदार्थ जो द्रव यानी कि विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है, लायोफिलिक कोलाइड कहा जाता है। लायोफिलिक का एक्चुअली मतलब ही होता है लिक्विड लविंग, मतलब ऐसा पदार्थ जो द्रव या विलायक यानी कि परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेता है, उसे द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है। जैसे गोंद, स्टार्च, जिलेटिन, ये सब द्रव स्नेही या द्रवरागी कोलाइड के उदाहरण हैं। अब एक और खूबी होती है
कि यदि किसी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में से हम विलायक को वाष्पन द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा वाष्पीकृत कर दें, अलग कर दें, अब जो पदार्थ बचा है उसमें अगर पुनः विलायक मिलाया जाए तो वो दोबारे आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें उत्क्रमणी कोलाइड, रिवर्सिबल कोलाइड भी कहा जाता है। किसे? द्रव स्नेही कोलाइड को, रिवर्सिबल कोलाइड। ये जनरली स्थायी होते हैं, मतलब इनका वैद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा आसानी से स्कंदन या अवक्षेपण नहीं किया जा सकता। अब ये स्कंदन अवक्षेपण क्या है, हम लोग कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। तो इनका वैद्युत अपघट्य के द्वारा आसानी से स्कंदन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसी क्रम में अगर द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड की बात करें तो इसका भी नाम से पता चल रहा है। द्रव विरोधी मतलब द्रव से विरोध करने वाला, द्रव या विलायक का विरोध करने वाला, मतलब जब कोई पदार्थ विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाता है तो ऐसे पदार्थ को द्रव विरोधी कोलाइड कह दिया जाता है। जैसे गोल्ड सोना हुआ, कॉपर तांबा हुआ, प्लेटिनम हुआ या सल्फर है, इन सब पदार्थ को अगर आप विलायक के संपर्क में डालिए तो आसानी से इनका कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। इनके लिए कुछ जटिल प्रक्रियाएं, हम लोग जटिल मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ तरीके इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर इनका कोलाइडी विलयन बनेगा। हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों वाले आगे वीडियो लेक्चर में। बहरहाल, तो ऐसे पदार्थ जो द्रव या विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड यानी लायोफोबिक कोलाइड कहा जाता है। लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग, विलायक से हेट करने वाले, यानी जो विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन न बनाए। वो द्रव विरागी, द्रव से विराग दूर भाग रहा है या द्रव का विरोध करता है, विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते। नाम में ही परिभाषा निहित है, छिपी हुई है। क्लियर? जैसे हमने बताया गोल्ड सोल, सल्फर सोल, प्लेटिनम सोल आदि, ये सब द्रव विरागी कोलाइड हैं। अब द्रव विरोधी कोलाइड में से यदि विलायक को वाष्पन या किसी अन्य विधि द्वारा हम पृथक कर दें, उसके बाद दोबारा पुनः विलायक मिलाएं, तो अब ये दोबारा आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। अतः इन्हें अनुत्क्रमणीय कोलाइड, नॉन रिवर्सिबल कोलाइड भी कहा जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड को। क्लियर? अब इन्हें हम लोग किसी तरह जबरदस्ती विलायक में घोल करके इनका कोलाइडी विलयन बनाते हैं। मान लीजिए अगर इनको मौका दिया जाए वैद्युत अपघट्य पदार्थ डाल करके, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो कि अवक्षेपण स्कंदन वाले में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे ही कोलाइडी विलयन मिलाएंगे तो वैद्युत अपघट्य के आवेशित जो कण होंगे, एक तरह से कोलाइडी कणों को अप्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि उनको कहते हैं कि तुम अलग होगे क्या, तुमको जबरदस्ती घोल दिया गया है क्या? तो क्योंकि वास्तव में तो जबरदस्ती उनको घोला ही गया, उनका द्रव या विलायक से वास्तव में लगाव नहीं रहता है। इन प्रकारेण हम उनको घोल करके उनका कोलाइडी विलयन बनाते हैं, क्योंकि उनके आगे बहुत सारे अनुप्रयोग हैं हमारे जीवन में, कई तरीके से अनुप्रयोग में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। खैर, तो अब जैसे ही वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाएगा द्रव विरागी कोलाइड में, तो द्रव विरोधी कोलाइड के जो कण होंगे वो स्कंदित हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, मतलब इनका वैद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदन हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। क्लियर हो गया? तो अब अगर द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर की जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो इसमें बात की जाए तो द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड या लायोफिलिक कोलाइड्स, मतलब जैसा कि बात हुई कि लिक्विड लविंग, यानी कि ऐसे कोलाइड पदार्थ जो द्रव यानी विलायक या कह लीजिए परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रवरागी या द्रव स्नेही कोलाइड कहा जाता है, लायोफिलिक कोलाइड कहा जाता है, लिक्विड लविंग कोलाइड कहा जाता है। लिक्विड यानी विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम से लगाव रखने वाले, उनके संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेने वाले। क्लियर?
इसी क्रम में अगर द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड की बात की जाए, लायोफोबिक कोलाइड की बात की जाए, तो इसको जैसा कहा जाता है, लायोफोबिक मतलब लिक्विड हेटिंग कोलाइड, मतलब ऐसे कोलाइड पदार्थ जो विलायक यानी परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड कहा जाता है। आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, हाँ भाई, जबरदस्ती करेंगे तब तो उनका कोलाइडी विलयन बन ही जाएगा। हम लोग बनाने की विधियों के बारे में चर्चा भी करेंगे आगे अपने वीडियो लेक्चर में। जैसे गोल्ड हुआ, सोना, अभी क्या सोने का कोलाइडी विलयन हम आसानी से बना सकते हैं? इसको क्या पानी में घुल जाएगा क्या? तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमें एक निश्चित विधि, कुछ विशेष तरीका इसके लिए अपनाना पड़ेगा, तब जाकर इसका कोलाइडी विलयन हम लोग बनाएंगे, उसके अनुप्रयोग की बात करेंगे। इस तरह फेरिक हाइड्रोक्साइड या तांबा हुआ या प्लेटिनम हुआ, इनके कोलाइडी विलयन, इनके बारे में हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल, तो द्रव्यरागी मतलब यहां ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो विलायक या द्रव या परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइड कहा जाता है। क्लियर? जो द्रवरागी कोलाइड होते हैं उन्हें उत्क्रमणी कोलाइड भी कहा जाता है। कारण, क्योंकि इनमें से हम विलायक को यदि वाष्पन या किसी अन्य विधि से अलग कर दें और दोबारा पुनः विलायक मिलाएं तो दोबारा यह आसानी से पुनः कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें उत्क्रमणी कोलाइड, रिवर्सिबल कोलाइड भी कहा जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड को हम लोग जनरली अनुत्क्रमणी कोलाइड भी कह देते हैं। कारण, क्योंकि यदि इनके कोलाइडी विलयन में से विलायक को वाष्पन या किसी अन्य विधि से अलग कर दिया जाए, उसके बाद दोबारा विलायक मिलाया जाए तो दोबारा यह आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय, नॉन रिवर्सिबल कोलाइड भी कहा जाता है। क्लियर? अब जो द्रवरागी कोलाइड होते हैं ये स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब, यदि इनमें हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएं तो इनका आसानी से स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होता है। ये स्कंदन अवक्षेपण की बात भी हम लोग आगे विस्तार से करेंगे, जब कोलाइडी विलयन के गुणधर्मों की बात करेंगे तब। क्लियर? तो इनका आसानी से स्कंदन नहीं होता है क्योंकि इनका विलायक से लगाव है भाई। ये विलायक में घुल गए और वैद्युत अपघट्य पदार्थ आप मिला रहे हैं, वैद्युत अपघट्य के जो आयन रहेंगे वो एक तरह से उन्हें कहेंगे, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो वो कोलाइडी कणों कहेंगे कि तुम क्या जबरदस्ती घुल गए हो क्या, तुम्हें अलग होना है क्या? वो कहेंगे नहीं भाई, हमारा तो इनसे लगाव है विलायक से, हम अपनी मर्जी से घुले हैं। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर उनका स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होगा, वो विलायक से जनरली अलग नहीं होंगे, मतलब ये स्थायी होते हैं और इनका वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन नहीं होता। जबकि अगर द्रव विरोधी कोलाइड की अगर बात करें तो ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी मतलब यदि इनमें कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाए तो वैद्युत अपघट्य के द्वारा इनका आसानी से स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है, क्योंकि इनका वास्तव में विलायक से लगाव नहीं रहता है। ये बहुत जबरदस्ती करने पर इनका कोलाइडी विलयन बन गया, उसमें वो घुल गए, वितरित हो गए बल्कि कहिए। अब अगर वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाएं तो उसके आयन एक तरह से इनको कहेंगे, आगे हम जैसा कि बताया भी कि विस्तार से चर्चा होगी इनकी, वहां बहुत क्लियर कर देंगे। तो आयन इनका एक तरह से कहेगा कि तुम क्या जबरदस्ती घोले गए हो, अलग होना है क्या तुमको? तो वो तो वास्तव में जबरदस्ती घुले ही हैं, तो तुरंत कहेंगे हाँ यार हमको जबरदस्ती घोल दिया गया, चलो, तो तुरंत उनका स्कंदन हो जाएगा, मतलब बड़े बड़े गुच्छे या समूह के रूप में एकत्रित हो जाएंगे। इसी को स्कंदन या अवक्षेपण कह दिया जाता है। जैसे अभी गोल्ड सोल है, सल्फर सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है, इन सब के जो कोलाइडी विलयन बनेंगे वो सब वास्तव में द्रव विरागी या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होता है। क्लियर? तो अब मैं समझता हूं आपने आज कोलाइड के बारे में जाना, उसके विभिन्न प्रकार के बारे में जाना। मैं समझता हूं आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। मेरा अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन भी दबाएं, जिससे इसी प्रकार की नई नई एजुकेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।